वीरा ने बेपरवाही से कहा, हो सकता है कि वहां से बदरी का कोई पैगाम मिल सके। रास्ते में कहीं से अव्वल खान को फोन करूंगा। अब तक सुल्तान शाह को अमरीकी एयर एम्बुलेंस के जरिए अंकारा से कराची पहुंचाना चाहिए। मैं इस परवाज की सलामती की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूं। इस प्रोग्राम में डाक खाने का कोई तज़किरा नहीं आया। क्या सुल्तान शाह को मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजने का इरादा है? वीरा ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। यह ख्याल भी बुरा नहीं है। उसे मालूम होना चाहिए कि यहाँ रहकर भी हम हर वक्त उसके बारे में फिक्रमंद रहते हैं। इसके साथ गैप के 5 असल कागज़ अव्वल खान को पोस्ट कर दूंगा। मैंने गैर महसूस अंदाज में उस संगीन मसला पेश कर दिया। पहले तुम्हारा ख्याल था कि वो 5 कागजात अमेरिका में तुम्हारे लिए सलामती के ज़ामिन साबित हो सकते हैं। वीरा ने तेवरियाँ चढ़ाकर नाकदाना अंदाज में कहा, यह ख्याल उस वक्त दुरुस्त साबित होता जब हमारा मुकाबला आदमियों से होता। यहाँ आदम खोरों से पाला पड़ा है। इन्हें शुबा भी हो गया कि वो 5 कागज़ मेरी तहवील में हैं, तो वो किसी कीमत पर मुझे यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देंगे। मुआहदे के कागज़ हासिल करने के लिए मेरा नरखरा चीर कर रख देंगे। ऐसी सूरत में वो कागज़ मौत का परवाना साबित हो सकते हैं। वह सोच में पड़ गई। मैंने भी सिगरेट सुलगाकर उससे सोचने का मौका फराहम कर दिया। चंद सानियों बाद वो खुद ही बोलने लगी। पाकिस्तान के खैर ख्वाहों को व्हाइट हाउस में बैठने वालों की मकरूज सूरतें दिखाने के लिए गैप के 5 असल कागज़ों का अमेरिका से बाहर निकलना ज़रूरी है। नकल की तस्दीक के लिए असल का हमारे पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेशनरी के सदारती ट्रेडमार्क फोटो कापी में नहीं आ सकते। इस गंदे मुआहदे पर लोग उसी वक्त यकीन करेंगे जब वो अपनी आंखों से असल देखेंगे, लेकिन फिर हम यहाँ बेयारों मददगार रह जाएंगे। मेरे लिए असल अहमियत इस बात की है कि वीरा ने भी मेरी तजवीज़ की तायद की थी, वरना इसके फ़वायद और नुकसानात में पहले ही हर पहलू से बहुत कुछ सोच चुका था। अब न किसी बुरे वक्त में गैप के इन असल कागज़ों को ब्लैक मेलिंग का जरिया बनाना हमारे लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होता। बज़ाहिर हमारी हर शराइत को मंजूर करके हमें उसी पोजीशन में पहुंचा दिया जाता जिसमें आइजक बेल ब्लैक डैड के हाथों बुरी तरह जख्मी हुआ था। हमारे हरीफ इतने शक्की और कल्ब और खूनखार थे कि वो हमारी जानें लेने से कम किसी मंसूबे पर गौर तक न करते, और कागजात से महरूमी के साथ ही हमें बादल नखास्ता दाए अजल को लब्बैक कहना पड़ जाता, जो इस रास्ते का कोई बेहतर अंजाम ना होता। गैप के असल कागजात को अमेरिका से बाहर भेज देने के बाद हम उसकी नकल से हर काम ले सकते थे। किसी सौदेबाजी के लिए यह शर्त भी रखी जा सकती थी कि हमें हिफाजत के साथ अमेरिका से बाहर पहुंचाकर मुआहदे के कागज हासिल किए जा सकते हैं, और वो 5 असल कागजों तक रसाई से पहले हमें जिंदा रखने पर मजबूर हो जाते। मुझे अव्वल खान को हदायत देनी होगी कि अमेरिका से हमारी वापसी तक गैप का राज फाश न किया जाए, वरना हमारा खेल खराब हो सकता है। मैंने खुद कलामी किसी अंदाज में कहा, यह जरूरी होगा। मेरी राय में वो कागज डाक से भेजकर तुम बड़ा खतरा मोल लोगे। वीरा ने होंठ सुकेड़ कर पुरतशवीश लहजा में कहा, कागज गुम भी हो सकते हैं। मुझे यकीन नहीं कि अमेरिकी अपने मुल्क से रोजाना बाहर जाने वाले लाखों खतूत को सेंसर करके ये कागज उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने बेयकीनी से कहा, यह कोई खतरा नहीं। मैंने कराची के अखबारों में कई बार गैर मुल्की डाक के खुले हुए लिफाफों और डाक के जले बंडलों की दरियाफ्त की शिकायत पड़ी हैं। बदकिस्मती से तुम्हारा लिफाफा किसी काम चोर डाकिए के हत्थे चढ़ गया तो वो कभी अव्वल खान तक नहीं पहुंच सकेगा। आम डाक के बारे में वीरा के इस मशवरे पर हरफगिरी की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। वीरा खबरों की बात कर रही थी। मैं जाती तौर पर बारहा ऐसे तजर्बे से गुजर चुका था कि खत गायब हो गया या कोई भारी लिफाफा मिला तो उसे फाड़ कर या खोल कर तलाशी लेने की तमाम तर निशानियां मौजूद थीं। ऐसी शिकायत की जिम्मेदारी डाक लाने वाले मजलूम एहलकार के सर नहीं डाली जा सकती थी। डाक की तकसीम के आखिरी मरहले पर लिफाफा उसके हाथ आने से पहले मुतअद्दिद मनाजिल मराहिल और हाथों से गुजर चुका होता है। इनमें असल मुजरिम की सही निशानदही नामुमकिन होकर रह जाती है। इन मजमूम शिकायत का अजाला जिम्मेदारी के इनफरादी एहसास ही से हो सकता था। यह बदकिस्मती है कि हम इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर इस असासे से महरूम हैं। रजिस्ट्री की सूरत में वो लिफाफा न्यूयॉर्क के पोस्ट ऑफिस ही से अहमियत इख्तियार कर लेता, जबकि मैं किसी अमरीकी को यह शायबा तक नहीं होने देना चाहता था कि मेरे लिफाफे में कोई अहम चीज़ या पाकिस्तान भेजी जा रही है। मिली जुली भारी आम डाक के मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक के लिए इनफरादी तौर पर वसूल किए हुए पैकेट और लिफाफे बहुत आसानी से सेंसर या तलाशी का निशाना बन सकते हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं खुद ही अव्वल खान को गैप के कागज पहुंचाकर वापस लौटाऊं? अहमकाना बातें मत करो, उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में तुम्हारे बहुत से सिफारती और दूसरे सरकारी महकमे होंगे, तुम इनसे रजू क्यों नहीं करते? वीरा इस वक्त वाकई बहुत दूर की कोड़ी लाई थी। बहुत कम ऐसा होता था कि इससे किसी मौजू पर तबादला ख्याल रायगा जाता हो। हमेशा वो सरसरी अंदाज में कोई ऐसी सामने की बात कह जाती थी जो मुश्किल हालात में भूल कर भी जहन में नहीं आती। न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी में
तमाम गैर मुल्की मिशन यकजा कर दिए गए थे। इनमें पाकिस्तान के हवाले से 2 नाम मुझे फौरन ही नजर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब का दफ्तर मैनहट्टन की 65वीं स्ट्रीट पर मशरकी समत की इमारत नंबर 8 में वाक़ था, जिसे मैनहट्टन की इस्तिलाह में 8 ईस्ट 65th स्ट्रीट लिखा गया था। दूसरा पता कौंसल जनरल का था। इसी स्ट्रीट पर 12 ईस्ट की इमारत पाकिस्तान हाउस के नाम से मौसूम थी। गोया मेरे मसले का हल ब्रॉन्क्स से जरा सी मुसाफत पर मिल सकता था। किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी एहलकार की तलाश में मुझे वाशिंगटन का सफर करने की जरूरत नहीं थी। वीरा अपनी जगह बैठी पुरुम्मीद नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे चेहरे के बदलते हुए तासरात को देखकर वो बेसाख्ता बोल पड़ी, अब तुम नारा लगाओगे कि मैंने पा लिया। मैं कोई फिलासफर हूं और न इस वक्त पानी के टब में विराजमान हूं। वैसे न्यूयॉर्क की है कि इस सड़क के मुख्तसर से हिस्से में 2 इमारतें मेरी मंजिल हो सकती हैं। मैंने कहा, कमाल है कि तुम्हें आज तक न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारती दफ्तर का दीदार करने का ख्याल नहीं आया। मेरे इकरार पर वीरा ने हल्के से पुरगुरूर लहजा में कहा, मैं मान चुका हूं कि तुम पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी बन चुकी हो। मैंने जवाब दिया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती दफातर से मैं अब तक दूर ही रहा हूं। किसी अजनबी को यह जताने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी सफारतखाने से मेरा कोई ताल्लुक है। मैंने डायरेक्टरी से कौंसल खाने के फ़ोन नंबर एक कागज़ पर नोट किया और फ़ौरन ही फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी सरकारी एहलकार से मेरा पहला बराह रास्त राब्ता साबित होने वाला था। स्पीकर फ़ोन इस्तेमाल करना। वीरा की हदायत सुनकर मेरे रिसीवर की तरफ बढ़ता हुआ हाथ मशीनी अंदाज में रुककर बटन की तरफ मुड़ गया। वीरा कह रही थी, तुम्हारे सफारती अफसरों से लोग शाकिर रहते हैं, ज़रा मैं भी तो सुनूं कि तुम जैसे 30 मारखां के साथ क्या सलूक किया जाता है। मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया, लेकिन नंबर मिलाने से पहले उससे कहा, मैं फ़ोन पर अपना तारुफ नहीं करा सकता। हो सकता है कि मेरी बातें उसके लिए बेसुरपा हों। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इन बातों की पूरी राहत मिलेगी। वीरा हंस पड़ी। रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ से अमरीकी अंदाज में हाय कहकर गुफ्तगू का आगाज किया गया, मगर बोलने वाले का लहजा चुगली खा रहा था कि उसकी वो मशक ज्यादा पुख्ता नहीं हो सकती थी। जी, मेरा नाम असलम खान है। मैं एक अहम काम के सिलसिले में आपको ज़हामत देनी चाहता हूँ। मैंने नर्म और शाइस्ता अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया और खामोश हो गया। बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। मेरे उर्दू के जवाब में दूसरी तरफ से उर्दू ही में टोका गया। इस शख्स की आवाज़ पुख्ता और लहजा मुरब्बियाना था। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बेधड़क कह दिया। मगर किस सिलसिले में? पासपोर्ट खो गया है, कोई केस हो गया, या वतन वापसी के लिए किसी मदद की जरूरत है? इस बार आवाज़ में हल्की सी बेजारी उमड़। इनमें से कोई भी मसला नहीं है, मगर बहुत अहम है मसला। इस बार मुझे नाप तोल कर अल्फाज का इंतखाब करना पड़ा। मुझसे ज़्यादा शायद मेरे मुल्क का मसला है। स्पीकर पर हल्की सी इस्तिजाइया हंसी के बाद तलखा आवाज़ उभरी, सर ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हर पाकिस्तानी को यह आदत सी हो गई है कि अपने ज़ाती मसले को मुल्क की बका का मसला करार देकर हमसे रायतें लेना चाहता है। मसला जाने बगैर आपको मुलाकात के लिए वक्त देना मुमकिन नहीं, उसकी हिफाजती वजूह भी हैं। आई एम सॉरी। इससे पहले कि वो अपना फिक्रा मुकम्मल करके फ़ोन बंद करता, मैंने जल्दी से कहा, क्या मैं आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ? ज़रूर। आपके इस खादम को मेजर झंझुआ कहते हैं। आवाज़ की तलखी गहरी होगी। मुझे मालूम है कि अब आप पाकिस्तान जाकर अखबारों में मेरे खिलाफ लिखेंगे, मगर मैं तरीकाकार से मजबूर हूँ। वैसे भी मैं यहाँ मार्शल काउंसलर हूँ। आप मुतलका अफसर को फ़ोन करें या फिर मैनहट्टन में सफारतखाने से बात करें। मैं यहाँ के शोबा तिजारती और दरआमदी बरआमदी मामलात की देखभाल करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा मसला आप ही हल कर सकते हैं। मैंने वीरा से नजरें चार किए बगैर शर्मसारी के साथ कहा, मैं फ़ोन पर वाशिंगटन वालों को भी कुछ नहीं बता सकूंगा। मेरे इसरार से इतना ज़रूर हुआ कि उसके दिल में तजस्सुस बेदार हुआ और उसने फ़ोन बंद करने के बजाय कदरे झुल्लाहट के साथ कहा, आप क्यों नहीं समझते कि हिफाजती वजूह की बिना पर हम आपके क्वाइफ और मसाइल जाने बगैर आपको मुलाकात का वक्त नहीं दे सकते। अगर आप कोई ताजर या सनतकार हैं तो मुझे अपने बारे में ही बताइए। मैं एक अजनबी को कैसे वक्त दे सकता हूँ? आप अव्वल खान के नाम से वाकिफ हैं? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उससे वो नाजुक सवाल कर डाला। दूसरी तरफ चंद सानियों के लिए सकूत छा गया। अगर मैं कहूं कि नाम शनासा मालूम होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस मरतबा मेजर झंझुआ की आवाज से गुस्सा काफूर हो चुका था। बहुत फर्क पड़ता है मेजर साहब, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो और उसके आदमी बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होते। अब मैं अपना क्या तारुफ करा सकता हूँ? आपका मतलब है कि आप उसके आदमी हैं? उसके एक एक लफ्ज से तजस्सुस का समंदर फूटा पड़ा था। आदमी नहीं, मैं उसका साथी हूँ। मेरी बात अधूरी रह गई। ओ खुदा, आप क्यों नहीं कहते कि आप वो हैं जिसका नाम आज फिर यहाँ सुनने में आया है? मिस्टर असलम, मुझे बताइए कि आप कब आना चाहते हैं। मैं दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करूंगा।
मैं अपनी तुरुश कलामी पर शर्मिंदा हूं। आपके अनजाने में न जाने क्या कुछ हो जाता है, आप इसकी परवाह न करें। मैंने उसकी बात काटकर उसे मजीद नदामत से बजाते हुए कहा, मुझे आपकी यह बात पसंद आई कि हर पाकिस्तानी अपने ज़ाती मसले को मुल्क की बका का मसला करार देने का आदी हो गया है। आप कवायद व ज़वाबित से हटकर काम नहीं कर सकते। मुझे पहचान लेने के बाद भी आपकी सर्द महरी बरकरार रहती तो मैं पाकिस्तान वापस जाकर वाकई डान में एक शिकायती मरासला जरूर भिजवाता। मेरे चुपते हुए मजाक ने उसे मुस्तरिब कर दिया और वो बौखला कर बोला, सर वो बात आपके लिए नहीं थी। आप यकीन करें कि लोग हमारे पास जालसाजियों के लिए आते हैं, इन्हें कोरा सा जवाब दे दिया जाता है तो अखबारों में लिखते हैं। बेशतर शिकायतों में बस जाती अनाद भरा होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब फरिश्ते हैं, बाज़ जगह हमारी गलती भी होती है जिस पर हमें अपने दफ्तर खारजा को जवाबदेही करनी पड़ती है। ये बताएं कि कब आ रहे हैं, बाकी बातें मुलाकात पर होगी। क्या मेरा वहां आना मुनासिब होगा? मैंने मानी खेज लहजा में कहा। हो सकता है कि आपका काम यहाँ आए बगैर ना हो सके। उसका लहजा मुतज़ब्ज़ब था। एक बहुत अहम लिफाफा अव्वल खान तक पहुंचाना है। वो कागजात मैं अब ज्यादा देर तक अपने कब्जे में नहीं रख सकता। डाक में लिफाफा गुम हो सकता है। मेरी कोशिश थी कि कोई बुरा वक्त आने से पहले मैं वो कागज किसी फर्श शनास और जिम्मेदार अफसर तक पहुंचा दूं। फिर आपका आना मुनासिब नहीं होगा। वक्त और मकाम बता दें, मैं खुद कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपके मकाम और मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मुझे शर्मिंदा मत करें। मुलाकात का प्रोग्राम तय करने के लिए मैं दोबारा कब तक फ़ोन कर दूँ? मैं 3 बजे तक होता हूँ, मगर आज 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा। यह मेरी खुश नसीबी है कि राब्ते के लिए आपने मेरे नंबर का इंतखाब किया। वो अपने हर फिक्रे के साथ मेरी इज्जत अफजाई के 2 बोल बोल रहा था। मैं वीरा की आंखों में आंखें डालकर उसकी हरकतों से माजूज हो रहा था। वो कुर्सी में यूं अकड़ी बैठी थी जैसे मेजर जंजुआ की वो सारी तारीफें बिलवास्ता उसी के लिए हूं। बात बन गई थी। वीरा के सामने मेरी इज्जत रह गई थी और सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। तुम शुरू में बिला वजह मुझसे नजरें चुरा रहे थे। इस शरीफ आदमी की जगह तुम होते तो वही जुमले सुनने के बाद फोन बंद कर देते। बाद में वीरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसकी तजवीज़ पर अमल करके मैंने एक मुश्किल का आसान हल तलाश कर लिया था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि वो पाकिस्तानियों का कच्चा चिट्ठा तुम्हें भी सुना रहा था। शर्मिंदगी की क्या जरूरत थी? इस हमाम में सभी नंगे होते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पेशावर में बदकारी के अड्डों का ईंधन बनने वाले अमरीकी लड़के और लड़कियां आए दिन अपने कौंसल खाने से इमदादी रकूम हासिल करके नशेबाजी पर उड़ाने के आदी हैं? वीरा ने बेपरवाही से कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे सफारत खाने मुफलिस हैं, परेशान हो जाते हैं। मालदार मुल्कों के सफारत खाने अपने बाशिंदों की कुछ न कुछ आनत कर देते हैं और कोई शोर नहीं मचाता। पेशावर लोगों की बात और है। कुछ लोगों को जायज शिकायत होती हैं। जायज शिकायत किसी और कहाँ नहीं होती। इनसे मुंह छुपाना बेकार सी बात है। वीरा इस वक्त खुशगवार मूड में थी और मुसलसल मेजर जंजुआ की बातों की हमायत कर रही थी। उसने तुमसे बहुत मुनासिब रवैया इख्तियार किया। ये लोग भी रोजाना एक जैसे हीले बहाने सुन सुन कर तंग आ जाते हैं। तारुफ के बाद तुमने देख ही लिया कि तुम्हारा नाम सुने बगैर वो कैसा मोम हो गया था। इस वक्त तुम उस मोम की मोमबत्ती बनी हुई हो। अब जरा मुझे काम कर लेने दो। वीरा का मुंह बंद करा के मैंने सादा कागज पर अव्वल खान के लिए चंद सतूर लिखी, जिनमें सूरत हाल की मुख्तसर सी तस्वीर भी पेश कर दी। गैब के 5 कागजात के साथ अव्वल खान के लिए वो तहरीर यकीनन मुसर्रत का जरिया साबित होती। खत लिख ही रहे हो तो 1-2 अल्फाज गजाला और सुल्तान शाह के लिए भी लिख डालो। वीरा ने संजीदगी से मशवरा दिया, जब से तुमने पाकिस्तान छोड़ा है किसी को 2 सतरें तक नहीं लिखी। हर एक को बस फोन ही पर टरखा रहे हो। मैं तखलिया में लिखूंगा, ऐसा आम काम तुम्हारे सामने नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी भूल का एतराफ़ करने के बजाय जल्दी से बात बना दी। ये तुम्हारा हक है, मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। उसे मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, बेचारी गजाला फिर भी ये जरूर सोचेगी कि उसे तुम्हारा खत मिल रहा है और मुझे तुम्हारा साथ मुयस्सर है। मेरे लिए यही एजाज बहुत काफ़ी है। मैं उसे घूरता हुआ कुर्सी से उठ गया। जरा उम्दा सी चाय तैयार करो, मैं तुम्हारे गूंगे आशिक का जायजा लेकर आता हूँ। वो तुम्हारे फिराक में मुंह लपेटे भोंडी आवाज़ों से रो रहा था। वीरा उड़ाकर मेरी तरफ लपकी और मैं तेजी से वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर्वेंट क्वार्टर बदसूर बंद था। मैंने खिड़की के पर्दों के दरमियान में से झांका तो बिस्तर पर बैक्स्टर की पोजीशन में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नहीं आई थी। वो इस तरह रोते रोते पहलू के बल सुकड़ कर सो गया था। उसकी टांगें बदसूर पेट से लगी हुई थी और जिस्म बिल्कुल साकत था। ये बहुत अच्छा था कि अपनी खुराक मिल जाने के बाद वो खुद ही सो गया था और हमें देर तक उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी। मैं मकान के अगले नुक्कड़ तक पहुंचा तो लान के दरमियान बनी हुई पुख्ता रविश पर एक नई और चमकदार क्रिसलर से ब्लैक डैड उतर आ था। उसके 3 हवारी उससे पहले ही अपनी पोजीशनें छोड़कर नीचे आ चुके थे। वो तीनों चेहरे मेरे लिए अजनबी नहीं थे। ब्लैक डैड के साथ आने वालों में उसके ड्राइवर और गन मैन के साथ माइक भी शामिल था। इस वक्त वो चारों शरीफाना लिबास में थे और किसी के पास असलियत की झलक नजर नहीं आ रही थी। पड़ोस के लान पर
चुस्त निकर और टी शर्ट में मलबूस एक जवान साल अमरीकी खातून बरकी मशीन से घास काटने में मसरूफ थी। उसने अपने पड़ोस के मकान में इस चहल पहल का खैर मकदम करते हुए एक बुलंद आहंग हाय उछाली। 3 फुट ऊंची दीवार पर वह हमें और हम उसे पूरी तरह देख रहे थे। सबने जवाबी हाथ लहराकर उसके इस्तकबाल का जवाब दिया। इस असना में मैं ब्लैक डैड के करीब पहुंच चुका था। मुझसे पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाते हुए उसकी मुतजस्सिस नजरें मेरे पीछे किसी को तलाश कर रही थी। आखिर मुझसे बैक्स्टर के बारे में पूछे बगैर नहीं रह सका। इस वक्त मुनासिब खबर यह होती कि मैंने उसे शूट कर दिया है। बराबर के लान पर एक खोजी पड़ोसन की मौजूदगी की वजह से मैंने नीची आवाज में जवाब दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पीछे अपने कमरे में बेफिक्री की नींद सो रहा है। मैं उसको देख कर आ रहा हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ उसकी पेशवाई की। सिर्फ माइक हमारे पीछे आया, बाकी दोनों अफराद बाहर ही रुके रहे। वीरा किचन में चाय बनाने में मसरूफ थी। इसके हाय का जवाब देता हुआ ब्लैक डैड वहीं घुस गया और हैर से बोला, कमाल है, धूप में असलम हमें बाहर से ला रहा है और तुम किचन में मसरूफ हो। फिर यहाँ इस हरामजादे बैक्स्टर की क्या जरूरत है? असलम ने इसीलिए तुमसे कहा था कि इसकी जगह हमें कोई बोलने वाला हलाल ज़्यादा दे दो। वीरा ने बेपरवाही से कहा, मगर तुम उसी के गुन गा रहे थे। वो ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं माइक को लेकर आया हूँ, ये भी तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम दोनों इससे बड़ी हद तक वाकिफ भी हो चुके हो। वह गूंगा है और यह बोलता बहुत है। वीरा ने मुस्कुराकर बेधड़क कह डाला, इसकी मौजूदगी में हमें बस रात को टेलीविजन खोलने की जरूरत पेश आएगी। ब्लैक डैड ने खुश दिली से कहका लगाकर बेतुकल्फी से वीरा के पुष्ट पर हाथ मारा। खूब शेक रही हो तुम, बस ऐसे ही मूड में अच्छी लगती हो। अब अंदर चलकर बातें करेंगे, चाय माइक बनाएगा। यह कहकर ब्लैक डैड ने मुड़कर माइक को हदायत की कि वो जाकर बैक्स्टर से रिपोर्ट लेकर आए और फिर किचन संभाले। उसे हदायत देकर वो हमारे साथ हो लिया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे आते ही गुफ्तगू की इब्तिदा बैक्स्टर के नाखुशगवार मौजू से हुई। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतला दिए बगैर इतने सवेरे आ पहुंचोगे। यहाँ के हालात देखकर मैं उलझन का शिकार हो गया हूँ। उसने एक सोफे पर बैठते हुए फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, दूसरी गुफ्तगू से पहले हमें यह मसला निपटा लेना चाहिए। हुआ क्या है? मैंने थोड़ी देर कबल पेश आने वाले वाकयात इख्तितार के साथ दोहरा कर कहा। हो सकता है कि उसकी बदनिगाही के बारे में रोजी को गलत फहमी हुई हो, लेकिन उसने मेरे लिए जो कुछ लिखा वो बदतमीजी और गुस्ताखी के जुमरे में आता है। ब्लैक डैड ने गहरा सांस लेकर अपनी जगह पहलू बदला और आगे झुककर धीमी आवाज में कहने लगा, वो दिन रात काम करने वाली एक अनथक इंसानी मशीन है। वो बहुत ही बेजरर जमाल परस्त है। यह बर्दाश्त न कर सका होगा कि तुम उसकी वजह से रोजी पर किसी भी किस्म का तशद्दुद करो। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। वीरा ने भड़क कर कहा, हम अपने ज़ाती मामलात में किसी खिदमतगार को इस हद तक दखल अंदाज होने की इजाज़त नहीं दे सकते। खूबसूरत औरतों के मामलों में बहुत ही सास तबीयत का मालिक है। इन्हें परेशान देकर दुखी हो जाता है। तुमने ज़रा से तहम्मुल से काम लिया होता तो तुम देखती कि वो किसी वफादार कुत्ते की तरह सर झुकाए तुम्हारे पैर दबा रहा होता। और चार्ली, ऐसी कराहत अंगेज बातें मत करो। वीरा ने उसका असल नाम लिए बगैर एहतिजाज किया। इससे पैर दबाने से बेहतर होता कि मैं अपने पैरों पर नीम मुर्दा कैचवे छोड़ देती। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। वो शाने उचका कर बोला, मेरी दानिश में वो मेरा एक बेहतरीन आदमी है। वो तुम दोनों को इतना नापसंद है तो मैं उसे वापसी पर अपने साथ ले जाऊंगा। किस्सा खत्म। थैंक यू चार्ली, यू आर ग्रेट। वीरा ने फराख दिली के साथ और अपनी ममनूनियत का इजहार किया। इसकी जमाल परस्ती का अंदाजा तुम दोनों इस बात से लगा सकते हो कि वो कई बार मुझसे कह चुका था कि जिस दिन उसने अपनी जिंदगी की हसीन तरीन औरत देख ली वो इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खुशी से न मर सका तो वो खुदकुशी कर लेगा। ब्लैक डैड ने इजाफा किया, वो यकीनन किसी जहनी कजरवी का शिकार है। अब इसके बारे में सर कपाना बेसूद है। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, हमें माई को देखना होगा। तुमने ये सब देख लिए होंगे। ब्लैक डैड ने मेज पर पड़े हुए अखबारात की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें तुम्हारा नाम आना काबिल फहम है। यह अब्बास करमानी कहाँ से पैदा हो गया? इसकी वजह से मेरी साख पर असर पड़ा है। मेरे लिए भी ये नाम नया है। मैंने अपनी बेखबरी का इजहार करते हुए कहा, पता नहीं CIA वालों को ये कहाँ से मिल गया। खबरों में तुम्हारे सिवा किसी और का नाम ना आता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। अब बहुत से ज़हन अब्बास करमानी में उलझ गए हैं। मेरे बारे में सोचने के मौके महदूद हो गए। वो मुज़दरिफाना लहजे में बोला, ये अजीब बात है कि आइज़क बेल इनके सामने सच बोल रहा है, लेकिन वो इसे झूठा करार देकर सारा क्रेडिट उस हैरानी को देने पर तुल गए हैं। ये गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आ रहा।